नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नटवाड़िया। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम क्लासेज में। हम बात कर रहे थे हमारे पॉलिटी की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात आप सभी को। देखो, हम बात कर रहे थे हमारे संविधान की एवं राज्य व्यवस्था की, और संविधान और राज्य व्यवस्था में हमने बहुत सी चीज़ों की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे संविधान की स्टार्ट की भाग 1 से। हमारा संविधान जो मानते हैं हम शुरू भाग 1 अनुच्छेद 1 से हम बात करेंगे। आज रिदम में पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे एक एक अनुच्छेदों की हम बात करते जाएंगे, एक एक भाग की हम बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उनकी हम ज़्यादा बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने अनुसूचियाँ पढ़ी, उससे पहले हमने प्रस्तावना पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, और इस भाग 1 का नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। हमारे जो संविधान में जो लिखा हुआ नहीं है, हमारे संविधान में बताया भी नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की जो प्रणाली है वो संघात्मक प्रणाली है। बताया नहीं है लेकिन फिर भी भारत की प्रणाली कैसी है? संघात्मक प्रणाली है। तो हम इसी संघात्मक प्रणाली की हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र क्या है, इसमें क्या बातें हैं, क्या क्या अनुच्छेदों में क्या दे रखा है, उन सब की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1 के अनुच्छेद 1 की। क्या दे रखा है अनुच्छेद 1 में? यानी सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या कह रखा है, क्या बातें हैं वो देखते हैं। अनुच्छेद 1 में कह रखा है इंडिया। इंडिया जो कि क्या है? भारत है। यानी भारत के 2 नाम दे रखे हैं यहाँ पे संविधान में। भारत के 2 नाम दे रखे हैं, और ये भी कहा गया अब अंग्रेजी में हम इंडिया की जगह, अभी बात आई भी थी समाचार पत्रों के माध्यम से कि हम भारत को इंडिया की जगह भारत कहेंगे। अंग्रेजी में भी हम भारत मीनिंग लिखेंगे इसके। लेकिन अभी हमारे संविधान में जो नाम दे रखा है वो दे रखा है इंडिया या भारत। इंडिया या भारत राज्यों का संघ है। इंडिया या भारत, इंडिया जिसे हम भारत कहते हैं, 2 नाम है भारत और इंडिया। तो भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ। भारत कैसा है? राज्यों का संघ है। बहुत सी बातें आएंगी इसके सामने, मैं आपको खुल के बताऊंगा, कॉन्सेप्ट आपका सारा क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो संघ शब्द है, ये संघ हमने लिया है यूनियन, कन्नाडा से हमने लिया है यूनियन। संघ में हम फेडरल काम में नहीं लेते। यहाँ पे 2 बातें होती हैं संघ में, एक फेडरल होता है, एक यूनियन होता है, दोनों का अर्थ होता है संघ। लेकिन हमने शब्द कौन सा काम में लिया है? यूनियन लिया है। और ये यूनियन शब्द कहाँ से लिया हमने? कन्नाडा से लिया। कहाँ से लिया? ये कन्नाडा से। यूनियन शब्द कहाँ से लिया हमने? कन्नाडा से। भारत या इंडिया जो है ये राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है? ये संघ है, यूनियन है। अब मैं बताऊं यूनियन कैसे है। देखो, 2 बातें सामने आई जब हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया था कि आपने यूनियन शब्द काम में क्यों लिया, फेडरल शब्द काम में क्यों नहीं लिया। देखो, 2 शब्द आते हैं आपके, एक आता है फेडरल और एक आता है यूनियन। दोनों में अंतर समझो पहले। क्यों हमने फेडरल काम में क्यों नहीं लिया, यूनियन काम में क्यों लिया? एक आता है फेडरल, एक आता है यूनियन। फेडरल जिसे जो है यूएसए का है, यूनियन जैसे हमारा भारत। दोनों का मतलब क्या है? संघ। दोनों का मतलब क्या है? संघ। देखो, फेडरल क्या होता है? फेडरल या यूएसए का जो फेडरल है, इसमें कहा गया है कि यहाँ जो राज्य है ना, यहाँ संघ व राज्य कैसे हैं? अविभाज्य हैं। कैसे हैं? अविभाज्य। जबकि यहाँ पे कहा गया है कि संघ अविभाज्य है।
राज्य विभाज्य। समझे इसका मतलब? नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूं। यहां पे कहा गया कि संघ व राज्य दोनों अविभाज्य हैं, टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन यहां पे कहा गया है संघ के टुकड़े नहीं हो सकते, इस भारत देश के टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन राज्यों के टुकड़े हो सकते हैं। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। सीधे तौर पे मैं बताऊं, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये, यानी कि संघ अविभाज्य है लेकिन राज्य कैसे हैं? विभाज्य है। यहां पे कहा गया कि यहां पे राज्य समझौते का परिणाम है। क्या है? समझौते का परिणाम। यहां पर राज्य कैसे हैं? समझौते का परिणाम है, लेकिन यहां पे राज्य समझौते का परिणाम नहीं है। समझौते का परिणाम नहीं है, यानी कि यहां राज्यों के बीच में समझौता नहीं है, किसी समझौते के तहत नहीं जुड़े हैं कि कभी भी अलग हो जाएं। अमेरिका में क्या है? राज्यों का खुद का अलग संविधान है, कि उनके संघ का अलग संविधान है, लेकिन भारत में केवल एक संविधान है। आप चाहे एमपी के हों, चाहे आप गुजरात के हों, चाहे आप राजस्थान के हों, चाहे कहीं के भी हों, आपका एक संविधान है, आपकी एक नागरिकता है, आप भारत के नागरिक हो। अगला कॉन्सेप्ट नागरिकता ही पढ़ेंगे इससे आगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे लेकिन दोहरी नागरिकता है, यहाँ संघ की अलग नागरिकता है, यहाँ राज्यों की अलग नागरिकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसलिए यूनियन शब्द काम में लिया हमने। कौन सा शब्द काम में लिया है? यूनियन। दोनों में अंतर यह है, यहाँ राज्य चाहे तो अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ राज्य अलग नहीं हो सकते। यहाँ राज्य के टुकड़े नहीं हो सकते, संघ राज्य के टुकड़े नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे कर सकता है। अभी अनुच्छेद 3 पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे ये चीज। तो भारत या इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। संघ शब्द कौन सा काम में लिया हमने? यूनियन लिया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है यूनियन शब्द कहाँ से लिया है? कन्नाडा से लिया। हम आगे एक क्लास ले लेंगे पूरी ही, हम विदेशी स्रोत, भारत के संविधान में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से ली हैं, विदेशी स्रोत पढ़ेंगे तब काम में ले लेंगे। अभी यूनियन शब्द कहाँ से है? कन्नाडा से। और मैंने बताया संघ 2 प्रकार का होता है। हमने यूनियन क्यों लिया, फेडरल क्यों नहीं लिया, ये आपको दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से। क्लियर? हमें समझ में आ गया होगा? चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा। भाई और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आराम से कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। अब आपको मैं नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक उदाहरण लेके समझाता हूँ। आपको एक उदाहरण लेके मैं समझाता हूँ क्या अंतर है दोनों में। ये अनुच्छेद 1 तो समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 1 में क्या बात है, ये तो आपके आ गए होंगे। अब मैं थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ अनुच्छेद 1 की, फिर मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। देखो मैं बात करूँ राज्यों का संघ है, यहाँ से 3 बात, यहाँ से हमारा जो भारत है, इस भारत का जो परिदृश्य है, जो बांटा गया है, यहाँ पे 3 चीज़ों में बांटा गया है, 3 भागों में हमारे को बांटा गया है, वो सामने आती हैं हमारे। कौन कौन सी आती हैं? भारत को 3 कौन कौन से भागों में बांटा गया है? एक तो भारत को राज्यों में बांटा है। बांटा कि नहीं बांटा? अरे भारत में 28 राज्य हैं कि नहीं है ना? चलो। दूसरा भारत को बांटा है संघ राज्य क्षेत्रों में। अरे जिनको आप केंद्र शासित प्रदेश बोलते हो, केंद्र शासित प्रदेश यूटी। और तीसरा बांटा है इनको अर्जित क्षेत्र। तीसरा किस में बांटा है? अर्जित क्षेत्र। नहीं समझ में? अरे भारत के जो बांटा गया है, भारत को भौगोलिक दृष्टि से जो हमारे के भाग किए गए हैं वो 3 प्रकार से हैं। अरे वैसे तो 2 ही पढ़ते हैं हम, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन अर्जित क्षेत्र भी तो आएगा। इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा? अर्जित क्षेत्र भी तो आएगा। जैसे सिक्किम को हमने अर्जित किया है, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव, पांडुचेरी, ये हमने किया क्या है? अर्जित किया ना बाद में। तो अर्जित क्षेत्र भी इसी में आते हैं, ये संघ में ही आते हैं, संघ राज्य क्षेत्र। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ। ऑफलाइन क्लास में एक बार मेरे को एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, उसको कंफ्यूज था। उसके
SSC MTS में आया था क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन आया था कि संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख कौन से भाग में है। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख कौन से भाग में है। तो दोस्तों पॉलिटी में एक एक शब्द का अर्थ होता है। बहुत शानदार सब्जेक्ट है, लेकिन ये समझने वाली सब्जेक्ट है, रटने का नहीं है। राजनीति विज्ञान रटने का सब्जेक्ट नहीं है, यह समझने का सब्जेक्ट है। वहां क्वेश्चन आया था संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख कौन से भाग में है, लेकिन भाग एक तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दोनों में अंतर है। एक तो संघ राज्य क्षेत्र, एक होता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। यहां तात्पर्य है संघ यानी भारत, और राज्य क्षेत्र यानी जो इसको भागों में, राज्यों में बांटा है, केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा है, उसकी बात करें। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, उनका उल्लेख भाग 8 में है। तो उसके प्रश्न आया था संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख कौन से भाग में है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में, वो बढ़ा रहा हूँ मैं। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कौन सा, भाग 1। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर उसके आगे हम बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर फेडरल क्या होता है, यूनियन क्या होता है, एक उदाहरण और लेके मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो आगे हम बात करते हैं यूनियन क्या होता है, फेडरल क्या होता है। एक उदाहरण लेता हूं मैं आपके सामने। एक तरफ हम बात करते हैं फेडरल, एक तरफ हम बात करते हैं यूनियन। देखो इस फेडरल में मैं आपको कहूं, जैसे उदाहरण लें चने की दाल, अरे उदाहरण लेना है, चने की दाल मंगाई, मूंग की दाल, चावल, तीनों अलग अलग दिख रहे हैं ना। हमने ये तीनों चीजें मंगाई और तीनों चीजों को मिला के हमने एक तैयार कर लिया, एक, यानी ये तीनों अलग अलग राज्य हैं, तीनों से एक मिला के संघ बना लिया, यानी इन तीनों से मिल गई खिचड़ी। इन तीनों से मिलके क्या बन गई, खिचड़ी। अरे इन तीनों से मिलके क्या बन गई, खिचड़ी। लेकिन अब याद रखना, देखो खिचड़ी में अलग से चने की दाल अलग दिखती है, चावल अलग दिखते हैं, मूंग की दाल अलग दिखती है, दिखता तो है ना वहां पे। यानी कि उनका स्वरूप समझ में आया कि हमारे को मिक्सर आ गया, हमारे सामने खिचड़ी आ गई, लेकिन उसमें अलग अलग दिखता है। यही होता है फेडरल। यही किस में होता है दोस्तों, फेडरल में होता है। फेडरल में सारे राज्य एक जगह होते हैं, यूएसए के एक जगह दिखते हैं, उनका एक संघ है, संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन राज्य तो अलग अलग दिख रहे हैं ना, उनका अस्तित्व है। चने की दाल का अस्तित्व है खिचड़ी में, मूंग की दाल का भी अस्तित्व है, चावल का भी अस्तित्व है। खिचड़ी एक इनका संघ बन गया, एक इनका मिक्सर बन गया, लेकिन इनमें अलग अलग इनका अस्तित्व तो है ना। तो यही होता है फेडरल। यानी कि फेडरल में जुड़े हुए तो होते हैं, संघ के अंतर्गत तो होते हैं, लेकिन उन राज्यों का खुद का अलग से अस्तित्व होता है। यहां चने की दाल की नागरिकता एक तो चने की दाल हो जाएगी, एक खिचड़ी हो जाएगी। यहां मूंग की दाल की मूंग की दाल रहेगी, खिचड़ी रहेगी, यानी दो ही नागरिकता हो गई। लेकिन अगर हम इधर मैं बात करूं, जैसे आपने इधर मैं बात करूं, जैसे आपने ले लिया मान लो दूध, दूध ले लिया, पानी ले लिया, रूफजा ले लिया। अब इन तीनों को हमने मिक्स किया और मिक्सर बन गया, हमने सामने क्या, शरबत। क्या बन गया दोस्तों, शरबत। अब शरबत में अलग कर सकते हो, शरबत में दूध दिखता है क्या आपको, शरबत में आपको पानी दिखता है क्या, शरबत में अलग से रूफजा दिखता है क्या, नहीं दिखता। तीनों का मिक्स हो गया, अब उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। अभी शरबत में से ना पानी अलग कर सकते हो आप कह दो कि ये मान लो राजस्थान का पानी है, मान लो ये दूध महाराष्ट्र का है, मान लो ये एमपी का है। क्या आप ये कह सकते हो कि राजस्थान के पानी को अलग करो, नहीं होगा। अरे शरबत में मिक्स हो गया, नहीं होगा। ये होता है यूनियन। यहाँ पे राज्यों का अलग से अस्तित्व नहीं होगा, एक बार मिक्स हो गए हो गए। ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, लेकिन ये समझौते का परिणाम है। ये होता है फेडरल और यूनियन में अंतर। तो भारत कैसा है, यूनियन है।
भारत कैसा है? यूनियन है। आ गया होगा समझ में? अब तो आ गया होगा ना। चलो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। देखो मेरे साथ जुड़े रहें आप, आपको करंट भी अपडेट कराते जाऊंगा मैं इसके साथ साथ। पॉलिटी में जितना आपका पॉलिटी से रिलेटेड करंट होगा साथ के साथ कंप्लीट। लेकिन लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। देखो मैं आपके लिए इतना डेडिकेटेड हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ी बहुत मेरे लिए मेहनत करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो आपको अच्छा लगे। अरे लाइक कमेंट तब करें जब आपको अच्छा लगे। अरे बुरा भी लग रहा है तो कमेंट तो कर ही सकते हो, बता तो सकते हो ना ये चीज़ें हैं, ये कमी। चलो आगे हम देखते हैं। अनुच्छेद मैं 2 की बात करूँ। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 2 में दे रखा है नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। यानी कि भारत संघ में, यानी कि ये मान लो आपका भारत है, इस भारत में जो नए राज्य आएंगे, जो अर्जित क्षेत्र आएंगे, इन अर्जित क्षेत्रों की जो स्थापना होगी, जो इनका प्रवेश होगा, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 2। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 2। यानी कि जो हम नए क्षेत्र अर्जित करेंगे, उन नए क्षेत्रों को कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अर्जित करेंगे? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत अर्जित करेंगे। उनकी प्रवेश देंगे, उनको उनकी स्थापना करेंगे। अब यहां पे एक उदाहरण आता है आपका, अनुच्छेद 2A क्यों जोड़ा गया? अनुच्छेद 2A क्यों जोड़ा गया? आता है एक अनुच्छेद 2A जोड़ा गया फिर समाप्त हो गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे बात। अभी थोड़ी बात करते हैं अनुच्छेदों की, फिर आगे हम बात करेंगे। सिक्किम का आपको उदाहरण लेके बताऊंगा। सिक्किम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सिक्किम कौन से नंबर का राज्य है? ऐसे एसोसिएट स्टेट कब बना था, मतलब शहर राज्य का दर्जा कब दिया गया था? एकमात्र वही राज्य है। उसकी बात थोड़ी आगे करेंगे। 2A की भी मैं बात करूंगा। 35वें संविधान संशोधन में आया, 36वें में समाप्त हो गया, क्यों हुआ, क्यों आया, वो सारी बात करें। उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। चलो आगे हम बात करें अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में दे रखा है कि संसद, कौन? संसद संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, पूर्व अनुमति से निम्न कार्य करती है। निम्न कार्य करती है। कौन कौन से करती है? देखो क्या क्या करती है? नए राज्यों का गठन, राज्यों का नाम परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। कौन करती है? संसद करती है, लेकिन राष्ट्रपति की पहले अनुमति से करती है। यहां पे भी राष्ट्रपति संबंधित राज्य के, संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजता है। संबंधित राज्य के विधानमंडल से अनुमति लेगा। देखो यहां पे अगर कुछ भी करना हो राज्यों से संबंधित काम, तो राष्ट्रपति पहले संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास बिल को भेजेगा, विधेयक को भेजेगा, लेकिन संबंधित विधानमंडल की हाँ या ना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संबंधित राज्य अगर इस परिवर्तन से संतुष्ट है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो हाँ कहे चाहे ना कहे, चाहे उत्तर भी ना दे, ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है, लेकिन भेजता जरूर है। एक चीज याद रखना, भेजता जरूर है। भेजता इसलिए है क्योंकि वो उससे संबंधित, उस विधेयक से संबंधित विधानमंडल की राय जानना चाहता है।
हो सकता है कुछ सुधार कर ले राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति ये विधेयक विधानमंडल के पास भेजता है, लेकिन हाँ या ना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब क्या क्या काम करती है संसद? नए राज्यों का गठन कर सकती है। अगर संसद चाहे तो 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकती है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के एक राज्य बना सकती है, एक राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश भी बना सकती है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर का किया। तो नए राज्यों का गठन कर सकती है, राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे बॉम्बे का मुंबई किया, मद्रास का चेन्नई कर दिया बाद में, जैसे मद्रास स्टेट था उनको बाद में कर दिया गया तमिलनाडु स्टेट कर दिया गया, जैसे पहले संयुक्त प्रांत था उसको उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यानी इनका नाम परिवर्तन कर सकती है। सीमाओं में परिवर्तन, अब भाई एक राज्य के 2 टुकड़े करेगी तो सीमाओं में परिवर्तन तो होगा ही होगा। ये अनुच्छेद 3 है। नए राज्यों का गठन, राज्यों का नाम परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 4 में क्या। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे और भी, जैसे नए राज्यों का गठन कैसे हुआ, किसका क्या हुआ, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर नागर हवेली, इन सब की हम बात करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं इसी में अनुच्छेद 4 की। देखो एक चीज याद रखना, संसद ये काम करती है लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से करती है। और याद रखना राष्ट्रपति किसके पास भेजेगा? संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजेगा। और संबंधित राज्य का विधानमंडल चाहे हाँ कहे चाहे ना कहे, कुछ भी कहे, लेकिन ये काम संसद करेगी, उसकी हाँ या ना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में जो भी परिवर्तन होगा, जो भी परिवर्तन होगा वह अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं होगा। यानी कि जो भी परिवर्तन हो रहा है अनुच्छेद 2 में, नए राज्य आ रहे हैं, इनकी स्थापना हो रही है, या राज्यों का नाम परिवर्तन हो रहा है, सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्रफल कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 2 राज्य हम बांटेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों की सीमाएं का निर्धारण करना पड़ेगा, दोनों के क्षेत्रफल का अलग अलग का काम होगा। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन होगा तो वो 368 की प्रक्रिया में नहीं होगा। 368 की प्रक्रिया में दे रखा है संविधान संशोधन। क्या दे रखा है दोस्तों? संविधान संशोधन। जो हमारे संविधान में जो संशोधन होता है वो संशोधन अनुच्छेद 368 में होता है। कौन से अनुच्छेद में होता है? 368 में होता है। लेकिन दोस्तों याद रखना संशोधन 3 प्रकार का होता है। संशोधन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है संविधान में संशोधन? ये जो हमने संविधान संशोधन की ये प्रक्रिया ली है, ये दक्षिणी अफ्रीका से ली है। कहाँ से ली है? दक्षिणी अफ्रीका से। देखो संविधान में संशोधन होता है, एक तो होता है साधारण बहुमत से, दूसरा होता है 2/3 बहुमत, जिसको बोलते हो ना आप विशेष बहुमत, तो तीसरा होता है 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। ये 3 प्रकार से आपके संविधान में संशोधन होता है। अब जो 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है, इसमें जो पहला आपका दे रखा है साधारण बहुमत। इस साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है वो होता है अनुच्छेद 2 और 3 में। ऐसे संविधान संशोधन को हम संविधान संशोधन के तहत नहीं गिनते। जैसे आपके 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, वो जो सारे संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में हुए हैं उनको गिनते हैं। और अनुच्छेद 368 में ये 2 बातें होती हैं। ये जो आएंगी ये किस में आएंगी? अनुच्छेद 368 में।
और जो साधारण बहुमत से काम होता है वो संविधान संशोधन होता ज़रूर है लेकिन वो मानते नहीं है, और वो होता है किसमें, अनुच्छेद 2 और 3 में। तो अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होगा वो 368 की प्रक्रिया में नहीं आएगा। ये बात कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है। कौन कहता है ये, अनुच्छेद 4 कहता है। यहां तक समझ में आई, आप इसका नोट डाउन करें। फिर आगे हम बात करते हैं कि हम अगर किसी को देंगे तो संविधान में संशोधन करेंगे, अगर हम किसी से लेंगे तो हम संविधान में संशोधन नहीं करेंगे। अगर किसी क्षेत्र को हमारे को अर्जित करना है तो वो साधारण बहुमत से अर्जित करेंगे, लेकिन अगर किसी को देना है, भारत का कोई भी क्षेत्र अगर किसी अन्य देश को दिया जाएगा तो वो संविधान संशोधन के तहत आएगा। कैसे आएगा, वो सारी बातें अब करेंगे। एक संविधान संशोधन हुआ था, नवा संविधान संशोधन 1960 में। कौन सा संविधान, नवा संविधान 1960 में हुआ था। कौन सा, बेरुवारी, बेरुवारीवाद। एक क्षेत्र था बेरुवारी जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद हुआ था, उसको लेकर नवा संविधान संशोधन के तहत हमने बेरुवारी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया था। तब कहा गया था कि अगर भारत का कोई भी क्षेत्र किसी अन्य देश को देंगे तो संविधान संशोधन के तहत दिया जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत दिया जाएगा। लेकिन अगर हम कोई क्षेत्र लेंगे तो संविधान में कोई संशोधन नहीं करना होगा। जैसे गोवा, दमन दीव, पांडुचेरी, ये चीज़ें हमने ली, इनको हमने जोड़ा, बनाया, हमने कोई संविधान संशोधन नहीं किया। संविधान में संशोधन हुआ लेकिन वो साधारण बहुमत से हुआ। एक सिक्किम को छोड़ के, सिक्किम को छोड़ के क्यों हुआ, सिक्किम की बात करूंगा मैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपका 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन जो हुआ आपका 2015 में, इसमें आपने दिया क्या, 100वें संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश और भारत के मध्य भूमियों का आदान प्रदान किया गया। 111 क्षेत्र हमने इनको दिए, 51 क्षेत्र हमने इनके लिए। ये 100वां संविधान संशोधन हुआ। तो हम अगर भारत को, यह आपका भारत है, इस भारत में अगर कुछ चीज लेनी है तो क्या होगा, साधारण बहुमत। कौन सा बहुमत है, साधारण बहुमत। यानी इसमें कोई क्षेत्र अर्जित करना होगा तो साधारण बहुमत। लेकिन अगर यहां से कुछ देना है, भारत का कोई क्षेत्र दिया जाएगा, वो होगा कौन सा बहुमत है, विशेष बहुमत। यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत ये काम होगा। अब मैं बात करता हूं सिक्किम की। देखो सिक्किम में क्या हुआ, सिक्किम के जो राजा थे, सिक्किम भारत का अंग नहीं था शुरू में, तो सिक्किम के जो राजा थे उन्होंने कुछ शर्तों के तहत भारत के साथ सिक्किम को जोड़ा। अब देखो कुछ शर्तों के तहत जोड़ा तो हम उसे राज्य तो बना नहीं सकते, क्योंकि अगर राज्य बनाएंगे तो संघ का प्रभाव रहेगा, संघ की चलेगी, उसमें राज्यों का भी चलता है लेकिन संघ की ज़्यादा चलेगी। तो हमने क्या किया, हमने एक संविधान संशोधन किया, 35वां संविधान संशोधन 1974। 35वां संविधान संशोधन 1974 किया और हमने सिक्किम को क्या बना लिया, सिक्किम को भारत का सह राज्य बना लिया। सह राज्य, एसोसिएट स्टेट, सह राज्य का दर्जा दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र वह कौन सा राज्य है जिसको सह राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। क्योंकि सिक्किम को पहले सह राज्य बनाया गया, फिर यहाँ की जनता ने कहा, क्योंकि फिर सह राज्य के पास बहुत सी शक्तियाँ अलग होती हैं। भारत के राज्य और सह राज्य के बीच में अंतर होता है। राज्य होगा तो वहाँ पे अगर राज्य है, पूर्ण राज्य है, तो केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है। लेकिन सह राज्य में क्या होता है कि कुछ चीज़ों में केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है, बाकी चीज़ों में राज्य का ही कंट्रोल होता है।
तो यहाँ पे फिर क्या किया गया, इसके बाद में हमने अगला संविधान संशोधन किया, 36वां संविधान संशोधन 1975, और 36वें संविधान 1975 के तहत सिक्किम को हमने क्या बना दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। कौन सा राज्य है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। और सिक्किम हमारा कौन सा नंबर का राज्य बना, 22वें नंबर का। आपसे ये भी पूछा जाता है, यूपीएससी 2005 में पूछा गया था मेंस में, कि सिक्किम को कौन सा, मतलब सिक्किम के बारे में पूछा गया था वहाँ पे। तो सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य है, 22वें नंबर का राज्य। कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी वर्तमान में, क्या है, पहले क्या था, सारी बातें करेंगे अब। तो सिक्किम को कौन सा दर्जा दिया गया, 22वां राज्य। तो ये हो गया आपके 4 अनुच्छेद सिक्किम की बात। अब आगे मैं बात करता हूँ राज्य में बांटा कैसे गया था, किस प्रकार बांटा गया था। आप चाहो इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे हम बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ राज्य के गठन को लेकर हमने कुछ आयोग बनाए। राज्य के गठन को लेकर हमने कुछ आयोग बनाए हैं, उन आयोगों की हम बात करेंगे। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य पुनर्गठन आयोग, उसकी बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आयोग बनाया गया जब भारत आज़ाद हुआ स्वतंत्रता के समय, तो भारत को ABCD ऐसे 4 श्रेणियों में भारत को बांट रखा था। जो भारत का भौगोलिक दृष्टि था, मतलब भारत के जो टुकड़े किए गए वो ABCD 4 प्रकार के राज्यों की श्रेणी क्रम में बांटा गया। हमारे A श्रेणी के राज्य, B श्रेणी के राज्य, C श्रेणी के राज्य, D श्रेणी के राज्य। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो उनको D श्रेणी के राज्य। तो यहाँ पे जैसे आज बटा हुआ है राज्य केंद्र शासित प्रदेश, पहले वहाँ पे केवल 4 प्रकार से बांटा था। अब 4 प्रकार से बांटा तो हमारे भारत देश की जनता आज़ादी के बाद मांग करने लगे, अन्य राज्यों की मांग करने लगे, राज्य और बांटने चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य बनाने चाहिए। और उन सब की मांगों को देखते हुए हमारे तत्कालीन जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 1947 में, नवंबर 1947 में एक आयोग बनाया। कौन सा आयोग, धर आयोग। कौन सा आयोग बनाया, धर आयोग। और इस धर आयोग में जो सदस्य थे वो थे S.K. धर, रिटायर्ड जज थे, न्यायाधीश थे S.K. धर। उनकी अध्यक्षता में आयोग बना, धर आयोग। और इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट पेश की कब, इन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी इन्होंने दिसंबर 1948 में। रिपोर्ट कब रखी इन्होंने, दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी। अब रिपोर्ट क्या रखी वो देखो। इन्होंने कहा, रिपोर्ट में 2 बातें सामने आती हैं। इन्होंने कहा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता है, ये बात कर दी एक तो, कि हम भारत का जो गठन करेंगे, भारत के जो हम राज्य बनाएंगे, उन राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं हो सकता। और दूसरी इन्होंने क्या कह दी, दूसरी बात इन्होंने कह दी कि प्रशासनिक कुशलता के आधार पर, भाई राज्य में बांटो, प्रशासनिक कुशलता के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। किस आधार पर बता दिया इन्होंने, प्रशासनिक कुशलता के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। भाषा के आधार पर नहीं होगा, लेकिन प्रशासनिक कुशलता के आधार पर हो सकता है। अब जब इन्होंने प्रशासनिक कुशलता के आधार पर बता दी, तो फिर इसके बाद में ज़्यादा दिक्कत हो गई, भारतीय जनता उग्र हो गई। अब उग्र हो गई तो फिर क्या किया गया, हमारे जो तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री का कार्यभार जो देख रहे थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक आयोग बनाया और उस आयोग का नाम है JVP आयोग। JVP आयोग का गठन हुआ 1948 में। कब हुआ, 1948 में। और इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट थी,
इस आयोग की जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट आई अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 रिपोर्ट कब आई? अप्रैल 1949 में आई। और इस जेपीपी आयोग में जो सदस्य थे वो सदस्य थे, जैसे याद रखना, जवाहरलाल नेहरू, वी से याद रखना वल्लभ भाई पटेल, पी से याद रखना पट्टाभी सीतारामैया। जेपीपी आयोग का गठन किया गया और इन्होंने भी इस को लेकर जांच की, कमेटी गठित की, आयोग बनाया और इन्होंने भी वही बात मानी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी अप्रैल 1949 में और इन्होंने भी यही जो दो बातें थी, ये जो दो बातें थी, इन दोनों बातों को ऐसे के ऐसे स्वीकार कर लिया। कौन से आयोग ने? इस आयोग ने। इस आयोग ने भी क्या कहा, जेपीपी आयोग ने भी क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते। जो बात धर आयोग ने की वही जेपीपी आयोग ने भी मान ली। अब जब इन्होंने मान ली, भारत में विद्रोह हो रहा था, विरोध हो रहा था, मांग हो रही थी भाषा के आधार पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। जब भाषा के आधार पर मांग हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे, आंदोलन इतना तेज हो चुका था, उग्र हो चुका था, वो आगे हम बात करते हैं। फिर एक और आयोग की हम बात करते हैं। अब आंदोलन बहुत तेजी से हो रहा था। अब तेजी से आंदोलन हो रहा था तो भारत में उग्र आंदोलन हो रहा था। और आंदोलन में एक आदमी था, वहां से स्टार्ट होता अपना थोड़ा सा मैटर। एक तेलुगु भाषी व्यक्ति था, पोटी श्रीरामल्लू। पोटी श्रीरामल्लू के नेतृत्व में तेलुगु भाषी लोग आंदोलन कर रहे थे अलग से आंध्र प्रदेश के लिए, क्योंकि तमिलनाडु स्टेट में थी एक जगह। तो तमिल और तेलुगु के बीच में आंदोलन हो गया। तो तेलुगु भाषी पोटी श्रीरामल्लू आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और इन्होंने अनशन कर दिया। क्या कर दिया? अनशन कर दिया। और अनशन के दौरान ही 15 दिसंबर 1952 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये भी पूछते हैं अनशन कितने दिन किया? उन्होंने 56 दिन किया। 56 दिन के अनशन के दौरान, अनशन इन्होंने ढंग से किया था, शहादत हो गई थी इनकी। तो इन्होंने अनशन करते हुए 56 दिन अनशन करने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 को। जब इनकी मृत्यु हो गई तो तेलुगु भाषी जो समर्थक थे वो और ज़्यादा उग्र हो गए। तो फिर तत्कालीन सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 1953 को एक नए राज्य का गठन किया गया और उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। अब एक चीज याद रखना, यहां से 10 मत करना, 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है, कैसे किया गया? भाषा के आधार पर किया गया। अब क्वेश्चन यह आएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब गठित हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश का गठन हो गया और गठन होने के बाद अक्टूबर 1953 में एक आयोग बनाया गया। जब भाषा के आधार पर उन्होंने गठित कर दिया और उस आयोग का नाम रखा गया दोस्तों, क्या? स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आप नोट्स बनाओ, सबसे बेस्ट। खुद के नोट्स बनाओ, चाहे रफ कॉपी में बनाओ। अरे फेयर कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं। कई होते हैं जो फेयर में बनाते हैं, रफ में बनाते हैं। अरे वो भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को पढ़ना है, आपको खुद से मतलब है। दूसरों से क्या मतलब? किसी को देना थोड़ी है। पढ़ हम रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, देंगे किसको? तो खुद के बनाओ आप तो। और एक आयोग गठित हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग।
राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया फजल अली की अध्यक्षता में, उसकी हम बात करते हैं। यह आयोग गठित हुआ 1953 में। गठित कब हुआ? 1953 में गठित हुआ और इसमें 3 सदस्य थे। एक तो था फजल अली, ये न्यायाधीश थे। एक थे हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरा था के.एम. पाणिकर। 3 सदस्यीय एक आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, और इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? फजल अली। यह आयोग बना और इस आयोग ने बनने के बाद इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है। ये बात किसने मान ली? राज्य पुनर्गठन आयोग ने मान ली कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक बात भी की, एक भाषा एक राज्य नहीं हो सकता। इन्होंने क्या कह दिया कि एक भाषा एक राज्य नहीं हो सकता। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है, भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन कर सकते हैं, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं हो सकता। कौन से आयोग ने? राज्य पुनर्गठन आयोग ने मान ली। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट कब सौंपी? इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में। कब सौंपी? 1955 में सौंपी। और उन्होंने कहा 1955 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में जो राज्य हैं, इस राज्यों को श्रेणी क्रम है, इस श्रेणी क्रम को समाप्त कर दो। जो ABCD श्रेणी थी, इस श्रेणी को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए, और राज्यों को केवल 2 टुकड़े किए जाएं। राज्यों का गठन 2 आधारों में, भारत के 2 आधार बनाए जाएं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। और इसी आयोग ने कहा कि भारत में 16 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश कर दो। इस आयोग ने, देखो यहां पे इस आयोग की सिफारिश है, बनाया नहीं है अभी। इस आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पाणिकर। अध्यक्ष फजल अली था। भाषा के आधार पर इन्होंने मांग स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने कहा एक भाषा एक राज्य नहीं होगा। और इन्होंने कहा जो ABCD श्रेणी है, इन श्रेणी को समाप्त किया जाए और भारत में केवल 2 भाग बनाए जाए, 2 भागों में विभाजित किया जाए। एक तो भारत में राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश UT। और उन्होंने कहा भारत को 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करना चाहिए। 1955 में अपनी रिपोर्ट। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी तो 1955 में रिपोर्ट दी, लेकिन लागू 1956 में भी। कैसे, वो बात करते हैं। अब क्या है वो बात करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम बात करें। इसे आसान तरीके से आपको ऐसे राज्य जो नए बने हैं ना, नए राज्यों के बारे में सब कुछ ढंग से बताऊंगा मैं आपको। अब इसने रिपोर्ट दे दी तो फिर हमारा एक संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत को इस मांग को स्वीकार करती, इस आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया और भारत में बनाए गए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। भारत को कितने भागों में? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर बांट दिया। कब? 1956। अब 1956 में यहाँ ऐसे बांट दिया, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब ये जो राज्य बांटे उनकी नहीं, आगे जो जुड़े कैसे कैसे बने उनकी हम बात करेंगे। अब मैं बताऊं वर्तमान में क्या है आपके। वर्तमान में मैं बात करूं तो वर्तमान में बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, कईयों को पता नहीं है। वर्तमान में भारत में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश,
28 राज्यों का पता है, लेकिन दोस्तों कईयों को 8 का पता नहीं, 9 भी पढ़ते हैं, कई 7 पढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कैसे बने, क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ, वो सारी बातें हम आप करेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। ट्रिक से बात करेंगे हम, कैसे कैसे राज्य बने, कैसे केंद्र शासित प्रदेश बने, उनकी हम बात करेंगे। जब ये 7वां संविधान संशोधन हुआ तब 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8। 8 कैसे हुए? 9, पहले 7 थे, फिर 9 गए, फिर 8 आए, वो सारी बातें करेंगे। 29 राज्य थे, वापस 28 कैसे, वो सारी बात करेंगे, क्योंकि ये तो अभी करंट में भी है। अभी आपने सुना 2019 में ही था ये बातें, तो वो बात करेंगे हम। तो शुरू करें, फिर अपने एक ट्रिक से लिखें, ट्रिक से माध्यम से पढ़ें। थोड़ा सा मिटा दूं, चलो एक ट्रिक याद करना। ट्रिक से हमारे को यहाँ राज्य की सारी बातें हो जाएंगी। थोड़ी सी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। एक ट्रिक है अपनी, आम गुना है। हाँ, ट्रिक क्या अपनी? आम गुना है। आगे देखो, आम गुना है मैम तुसी गाओ, मैम तुसी गाओ और छाता उठाओ, झरने तले जाओ। ट्रिक क्या अपनी? आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और छाता उठाओ और झरने तले जाओ। अब आगे देखो, आज से क्या याद रखोगे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में से महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, इस है से हिमाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में तो सुना ही होगा भाई, अभी बना है। तो आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और छाता उठाओ और कहाँ जाओ? जन्ने तले जाओ। कौन गाए? मैम गाए। अरे मैम की आवाज़ सुंदर होती है तो मैम गाएगी, छाता उठाएगी, जन्ने तले जाएगी। अगर छाता नहीं उठाएगी तो फिर भीग जाएगी मैडम। अब कैसे याद करना है? देखो यहाँ तक, ये तो ट्रिक में जोड़ा है मैंने आम, तो यहाँ तक तो बन चुके थे। 7वें संविधान संशोधन के तहत भाई आंध्र प्रदेश 1953 में बन चुका था, महाराष्ट्र भी बन चुका था, ये 1956 से पहले बन चुके थे। लेकिन ये तो बाद में बना। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 जो थे आपके। आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और छाता उठाओ जन्ने तले जाओ। नहीं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अच्छा एक और रह गया, मौज लो। एक और रह गया हमारा मिजोरम। मिजोरम
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो गए 29 तक। बाद में 28 कैसे हो वो बात आगे करेंगे, अभी तो 29 तक हो गए ना। तो आम गुना है मैम तुसी गाओ और मौज लो, छाता उठाओ जन्ने तले जाओ। कब कब बने वो देखो। आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं 1953 में बन गया था, ये 1956 में था ही था हमारा, 56 तक था ही। ये 1960 में बना, महाराष्ट्र में से अलग करके गुजरात बनाया था 1960 में। ये 1963 में बना। नागालैंड कब बना? 1963। हरियाणा कब बना? 1966 में। हिमाचल कब बना? 1971 में। मेघालय 1972। देखो ये तीनों साथ बने थे, 1972, 1972 और ये भी 1972। क्रम यही रहेगा। एक सारणी और बना दूंगा आगे अभी। सिक्किम 1975, गोवा 1987, 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014। 2 जून की रोटी बोलते हैं ना, 2 जून की रोटी, तो 2 जून को अलग हुआ था तेलंगाना। ये है आपके ट्रिक। सारणी मैं बना दूंगा आगे, कोई टेंशन नहीं है, सारणी से और पढ़ लेना। ये है हमारी ट्रिक। बोलो मजा आया कि नहीं आया? आ गया ना? अरे कोई दिक्कत नहीं, अरे दिक्कत हो तो फिर दोबारा देख लेना। ट्रिक देखा आराम से और देखो क्या है हमारा। आराम से तुम भी मौज लो, अपनी ट्रिक है मौज लो, तुम भी क्या करो मौज लो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं सारणी बनाता हूँ, फिर केंद्र शासित प्रदेशों की भी हम बात करेंगे। दोनों की 2 छोटी छोटी सारणियाँ बनेंगी। देखो मैं शुरू के 14 की बात नहीं करूँगा, आगे की हम बात कर रहे हैं। चलो मिटा दूँ? हाँ तो भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलो बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, राज्यों के नाम दे रखे हैं, राज्यों के नाम देके उन्होंने पूछा है कि इनका क्रम बताइए कैसे हैं। चलो मैं सारणी बनाता हूँ। सारणी में मैं रखता हूँ यहाँ तो राज्य के नाम, और यहाँ पे स्थापना वर्ष। बोलो बना दूं? चलो देखो, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, सिक्किम, 1960, 1963, 1966, 1971, 1972, और सिक्किम का है 1975। यहाँ दूसरी ओर बना देता हूँ, आगे देख लेना। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनका है कब? 1987। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इनका है 2000, और तेलंगाना इनका कब है दोस्तों? 2014। क्रम देखो, ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां, ये 18वां,
ये 19, 20 और 21, ये 22वां, ये 23, 24, 25, गोवा 25वां है, ये है 25वां, ये है 24वां और ये है 23वां। छब्बीस, 27वां और ये है 28वां और ये है 29वां। बोलो कोई दिक्कत है? अभी हमने ट्रिक देखी, आम गुना है मैम तू सी गाओ और जन्ने तले जाओ, छाता उठाओ और जन्ने तले जाओ। ये है आपके राज्य, केंद्र शासित प्रदेश नहीं, केवल राज्य। आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले में। तो ये होगी आपकी राज्यों के बारे में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। फिर आगे हम बात करें। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं और फिर हम थोड़ी सी करंट की थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 7 से 9 कैसे हुए, 9 से वापस 8 कैसे हुए, उसकी हम बात करेंगे। तो देखो इधर, चलो केंद्र शासित प्रदेशों की भी बना देता हूं मैं सारणी। इधर लिख देता हूं मैं KSP, केंद्र शासित प्रदेश, और इधर लिख देते हैं हम वर्ष, कौन से ईयर में बने। देखो केंद्र शासित प्रदेशों में देखो अंडमान है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बना आपका 1956 में। दिल्ली, ये भी 1956। लक्षद्वीप, ये भी 1956। पांडिचेरी या पुदुचेरी 1962। चंडीगढ़ है 1966, हरियाणा के साथ बना था चंडीगढ़। इधर मैं बात करूं आपके जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ये बना आपका 2019 में। दादर नागर हवेली वह दमन और दीव, ये बनाए आपके 2020 में। इन दोनों की बात हम और करेंगे करंट की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलो आगे हम बात करें, ले लिया होगा आपने। चलो सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं थोड़ी सी। ये बाद में क्यों लिखा दमन दीव, ये मैं पहले भी बता सकता था, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर की बात करें। देखो जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, देखो भारत जब आज़ाद हुआ था तो 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत संघ में शामिल नहीं हुई थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अब जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर शामिल कर लिया, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार पर शामिल कर लिया था। जम्मू कश्मीर को लेकर आपने खूब पढ़ा होगा। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को साइन किए थे भारत के साथ विलय पत्र पर। फिर उसके बाद में परिस्थितियाँ क्या हुई, कैसे हुआ, वो बात हम कभी करेंगे। अभी मैं बात करूं अगस्त 2019 में,
अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को लेकर एक विधेयक रखा गया था। जम्मू कश्मीर को लेकर एक विधेयक रखा गया जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इस जम्मू कश्मीर के टुकड़े करके दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा बनाया गया कौन सा, लद्दाख। और ये दोनों जो अस्तित्व में आए, ये आए 31 अक्टूबर 2019 को। कब आई ये? 31 अक्टूबर 2019 को इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। यानी जो 29 राज्य थे, जो जम्मू कश्मीर राज्य था, इसके टुकड़े करके दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। यानी राज्य कितने हो गए? 28। राज्यों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 और 2 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 2 बन गए, 7 थे उस समय जिस समय ये बना। अब थोड़ा सा मैं 31 अक्टूबर की बात करूं। देखो 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं एकता दिवस, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस था। श्रेष्ठ भारत एक भारत जो हमने नारा दिया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी 2015 में मनाया था हमने। 2015 से हम मना रहे हैं। कब से मना रहे हैं? 2015 से। 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? एकता दिवस। और इसी एकता दिवस के ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अगस्त 2019 में तो क्या रखा था? विधेयक रखा था। क्या रखा था? विधेयक रखा था। और इस विधेयक को जो स्वीकृति दी गई, मान्यता दी गई, लागू किया गया 31 अक्टूबर 2019 को। चलो 9 हो गए, अब 8 कैसे हुए? 9 हो गए, 8 कैसे हुए? देखो धारा 370 35 है, जो सारा मुद्दा है वो कभी देखेंगे, कभी एक क्लास लेंगे उसकी, तब बात करेंगे। अभी मैं थोड़ा आपको एक बता देता हूँ दादर नागर हवेली और दमन दीव के बारे में। देखो हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे 2, जिनको एक कर दिया गया, दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे पहले, लेकिन इनको भी अब क्या कर दिया गया? 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को, 2019 में इनसे संबंधित विधेयक आया था। 26 जनवरी 2020 याद रखना, 26 जनवरी 2020 को इनको एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। क्योंकि इसके पीछे का कारण है, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में दूरी ज़्यादा नहीं थी, 35 किलोमीटर की दूरी थी, ज़्यादा क्षेत्रफल भी नहीं है। इन दोनों के मैं अगर क्षेत्रफल की बात करूं, अब दोनों का मिला के जो इनका क्षेत्रफल है, इन दोनों का मिला के क्षेत्रफल है कितना? 603 किलोमीटर स्क्वायर। ज़्यादा है क्या? नहीं है। दोनों की जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं है, दोनों की जनसंख्या भी लगभग 5 लाख के आसपास है। अब तो ज़्यादा है क्या? 5 लाख के आसपास है, मतलब 5 लाख के आसपास में, 5 लाख से तो ऊपर है, शायद 5,85,764 है 2011 की जनगणना अनुसार। तो ज़्यादा है क्या? नहीं है ना, एक जिले के बराबर इनकी जनसंख्या नहीं है। तो इनको 2-2 क्यों बनाए? इसलिए दोनों को एक जगह कर दिया। दोनों पहले पुर्तगालियों के अंडर में थे, तब भी दोनों एक जगह थे, अभी भी दोनों को एक जगह कर दिया गया। दोनों का जो प्रशासक है, जो प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो भी एक कर दिया गया। और प्रशासक किया गया था प्रफुल्ल खोड़ा को। प्रफुल्ल खोड़ा इनके क्या हैं? प्रशासक हैं। मैं दोनों की राजधानी की बात करूं, इन दोनों की राजधानी भी एक कर दी गई, और दोनों की राजधानी कर दी गई दमन। जो दादर नागर की सिलवासा थी, इसकी दमन थी। दोनों की राजधानी क्या कर दी गई? दमन कर दी गई। अब ये 1961 में केंद्र शासित प्रदेश बना था, ये 1962 में बना था, ये अलग बात थी। लेकिन अब दोनों एक हैं 26 जनवरी 2020। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक दिन का पीएम कौन है? एक दिन का पीएम, एक दिन का प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है केजी बदलानी।
और एक दिन का देश, एक दिन का देश, एक दिन का देश है वो कौन है? दादर नागर हवेली। दोस्तों दादर नागर हवेली एक दिन का देश है और इसका ही प्रशासक था केजी बदलानी। उसको एक दिन का पीएम बनाया था क्योंकि जब इसको शामिल किया जा रहा था तो शामिल करने में इसको पहले देश का दर्जा दिया था दादर नागर हवेली। और तत्कालीन प्रधानमंत्री और केजी बदलानी दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपनी सहमति से इसको भारत का क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया था दादर नागर हवेली को। तो एक दिन का देश और एक दिन का पीएम दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बड़ी एग्जामों में पूछता है, तो याद रखना एक दिन का पीएम कौन? केजी बदलानी। एक दिन का देश कौन? दादर नागर हवेली। यह है आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। हमने अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 की बात की है, कुछ बातें और की हैं। एक में क्या दे रखा? संघ उसका राज्य क्षेत्र। 2 में दे रखा था बाहरी क्षेत्रों को अर्जित करने का। 3 में दे रखा था जो अंदर के जो क्षेत्र थे उनके सीमाओं में, नाम में, इनमें परिवर्तन, नए राज्यों का गठन। 4 में दे रखा था 2 और 3 में जो परिवर्तन होता है वो अनुच्छेद 368 में नहीं होता। आप इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, जो भी लेना चाहें वो लेवें। मिलते हैं अगली कक्षा में, नागरिकता की बात करेंगे। इससे संबंधित और कोई दिक्कत हो, कोई कमी, आपको कोई क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।